नाइन्थ क्लास साइंस। तो देखो, नाइन्थ क्लास की साइंस में अब जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है अपना बायोलॉजी का चैप्टर। कौन से टॉपिक का चैप्टर है? बायोलॉजी। देखो, पहले तो तुम्हें यही मालूम होना चाहिए कि क्या होती है बायोलॉजी। भाई अगर पहले से थोड़ा बहुत भी जानते हो तो तुम्हें बायोलॉजी के बारे में मालूम होगा। बायोलॉजी कहने का मतलब हम ऐसी बातों को पढ़ेंगे जिनके अंदर क्या होती है? जान होती है। जिनके अंदर कैसा नेचर होता है? लिविंग नेचर होता है। जिनके अंदर कैसा नेचर होता है? लिविंग। कहते नहीं है मैं जिंदा हूं, तू मरा हुआ है, मतलब कि मेरे अंदर जान है और तेरे अंदर जान नहीं है। उसे कहते हैं लिविंग और उसे कहते हैं नॉन लिविंग। एक एग्जांपल देता हूं। मान लो तुम्हारे हाथ में ये मोबाइल फोन है, मतलब मेरे हाथ में, तुम्हारे हाथ में तो खैर नहीं है, मेरे हाथ में ही मोबाइल फोन है। तो मुझे बताओ क्या ये लिविंग है? नहीं, ये लिविंग नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जान नहीं है। इसके अंदर जान नहीं है ना। इसको हटा देते हैं। मान लो ये बात करते हैं, ये है रिमोट, एसी का रिमोट। मुझे बताओ क्या ये लिविंग है? ये भी लिविंग नहीं है। तो क्या इसके अंदर जान नहीं है? बिल्कुल जान नहीं है। अब मुझे बताओ, मैं रास्ते पर चल रहा हूं, भाई वॉक होता है ना, 1 2 3 करके मैं चल रहा हूं, एक जगह से दूसरी जगह चला गया, दूसरी जगह से तीसरी जगह चला गया, तीसरी जगह से चौथी जगह चला गया। मैं बार बार क्या कर रहा था? चल रहा था। तो मुझे बताओ, मैं इसलिए चल रहा था ना क्योंकि मेरे अंदर क्या थी? जान थी। मेरा नेचर, मेरी बॉडी का नेचर कैसा बना हुआ था? लिविंग बना हुआ था। अगर मैं डेड होता, मतलब कि अगर मैं मरा हुआ होता, मृतक शरीर होता, डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो क्या एक जगह से दूसरी जगह में चल सकता था? नहीं चल सकता था। अब मुझे बताओ, इसके अंदर तो जान नहीं है, क्या ये चल सकता है? बिल्कुल ये चल सकता है। एसी को ऑन और ऑफ करने का काम ये करता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? ये चल रहा है। अब तुम कहोगे भैया ये चीज तो अलग है, ये रिमोट का चलना और हम लोगों का चलना दोनों में फर्क है। तुमने घर पे देखा होगा, टीवी को चलाने के लिए तुम्हारे पास एक रिमोट होता है। उस रिमोट को तुम यूज करके टीवी को क्या करते हो? कंट्रोल करते हो। टीवी को क्या करते हो? बोलो साथ में मेरे, कंट्रोल करते हो। मेरी हर समय हर बच्चे पर नजर होती है, चाहे सामने से, चाहे कैमरे के थ्रू, चाहे जैसे मर्जी। तो मैं कभी भी किसी भी समय किसी वीडियो में किसी भी टॉपिक पर तुम्हें रोककर पूछ सकता हूं कि तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, किस शब्द का क्या मतलब है, और तुम साथ में एक्टिविटी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जब भी मैं वीडियो में कुछ बोलने के लिए बोलता हूं, कुछ पूछता हूं, तो उसको पार्टिसिपेट करे करो ऑन द स्पॉट, वरना प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं हर समय आसपास ही रहता हूं। तो कहने का मतलब ये कि रिमोट भी चलता है। क्वेश्चन ये कि रिमोट को चलाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? सेल की। भाई रिमोट है, टीवी का रिमोट होता है ना, अगर तुम उसके सेल निकाल दोगे तो क्या वो काम करेगा? नहीं करेगा। अगर तुम एसी के रिमोट के सेल निकाल दोगे तो क्या ये काम करेगा? देखो पीछे सेल होते हैं भाई इसके, यकीन नहीं आ रहा तो देख लो, ये रे, तो सेल होते हैं। तो अगर मैं ये सेल निकाल दूंगा तो ये रिमोट काम करेगा? नहीं काम करेगा। तो क्वेश्चन ये है कि चलो ठीक है, जो चीजें लिविंग नहीं है उनको तो चलाने के लिए सेल चाहिए होता है, और जो चीजें लिविंग है क्या उनको भी चलाने के लिए सेल चाहिए होता है? आंसर है यस। हमारी बॉडी को चलाने के लिए भी किस चीज की जरूरत पड़ती है? सेल की। अब तुम कहोगे कि क्या ये वही सेल है जो रिमोट में चाहिए? क्या ये वही सेल है जो घड़ी में चाहिए? क्या ये वही सेल है जो टॉर्च में लगता है? मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं। वो सेल अलग है, ये सेल अलग है, फंक्शन सेम है। उस सेल को डालते हैं तो वो वर्क करता है, उस सेल को घड़ी में डालते हैं तो घड़ी की सुइयां घूमती हैं। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं, जब तक वो सेल होते हैं तब तक हम भी काम करते हैं, तब तक हमारा नेचर कैसा बना रहता है? लिविंग। मतलब कि अगर हमारे बॉडी के अंदर, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पूछ रहा हूं मैं तुमसे, पूछ सकता हूं क्लास में ये बात, हमारी बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई फिर? सेल। अगर हमारी बॉडी के सारे सेल खत्म हो जाएं या सारे सेल डेड हो जाएं तो क्या हमारी बॉडी जिंदा रहेगी? नहीं रहेगी। तो कहने का मतलब ये कि अगर तुम्हें जीवन बिताना है, अगर तुम्हें अपनी क्या बितानी है? लाइफ बितानी है, तो लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बोलो। मैंने बोला है ना, बोले करो साथ में।
अगर तुम्हें अपनी लाइफ बितानी है, अगर तुम्हें अपना जीवन काटना है, तो जीवन काटने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है हमारे जीवन के लिए? सेल। तो मुझे बताओ, क्या तुम्हारे जीवन का क्या कोई आधार बचेगा बिना सेल के? नहीं, तुम बिना सेल के एक मिनट नहीं रह सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है और ब्लड के अंदर आरबीसी होता है। अब तुम कहोगे ये क्या चीज होती है आरबीसी? अब मैं बताता हूं। आरबीसी एक लाल कलर का सेल होता है और ये करोड़ों होते हैं हमारी ब्लड के अंदर। व्हाइट ब्लड सेल होता है डब्ल्यूबीसी। बहुत सारे सेल है, बहुत सारे हैं। अभी मैं नहीं पढ़ा सकता, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है। तो दुनिया भर के सेल होते हैं और सेल के बिना लाइफ नहीं चलती, इसलिए सेल को क्या बोला जाता है? सेल को बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तुम्हारा चैप्टर है, ये तुम्हारा चैप्टर का नाम है। अब तुम समझ गए होंगे क्यों इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया है, फंडामेंटल यूनिट। देखो, फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक और यूनिट का मतलब होता है इकाई। देखो, अगर जीवन को चलाना है, अगर तुम्हें अपनी लाइफ को चलाना है, तो लाइफ को चलाने के लिए क्या चीज चाहिए? फंडामेंटल यूनिट चाहिए। और क्या है उस फंडामेंटल यूनिट का नाम? उस फंडामेंटल यूनिट का नाम है सेल। मतलब तुम्हारी लाइफ नहीं चलेगी बिना फंडामेंटल यूनिट के। फंडामेंटल यूनिट का मतलब होता है एक बेसिक यूनिट जो बॉडी को चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फंडामेंटल यूनिट के बिना तुम्हारी लाइफ चल ही नहीं सकती। और उस फंडामेंटल यूनिट को किस नाम से जाना जाता है? सेल के नाम से। क्वेश्चन ये है कि आखिर ये क्या चीज है और सेल को सबसे पहले किसने बताया? तो सेल को सबसे पहले वाले बंदे का नाम था जिसने इसके बारे में हमें बताया, रॉबर्ट हुक। किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने बताया था। और कब बताया था भाई? 1665 में बताया था। रॉबर्ट हुक ने हमें सेल के बारे में कब अवगत कराया, कब इंट्रोड्यूस कराया? 1665 में। कई बार क्या होता था, इसने किस तरीके से डिस्कवरी करी थी उस पर भी आएंगे हम, उस वाले टॉपिक पर भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। एक एक करके आएंगे, एकदम से कभी भी कुछ भी नहीं होता है, तो सारी चीजें धीरे धीरे होती हैं, है ना। तो तुम समझ गए होंगे चैप्टर का नाम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और इसको कुछ बच्चे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सेल। मतलब इतना बड़ा नाम नहीं बोलते, वो क्या बोल देते हैं? सिर्फ और सिर्फ ये बोल देते हैं कि चलो चैप्टर 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है सेल, ठीक है। तो तुम पूरा नाम लिखो, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ, नाम लिखने के बाद शुरुआत करते हैं। चैप्टर का फर्स्ट और मेन हेडिंग डालो। फर्स्ट और मेन हेडिंग ही यही है। क्या है वो फर्स्ट हेडिंग? सेल। जैसे बिना सेल के रिमोट नहीं चलता, बिना सेल के घड़ी नहीं चलती, बिना सेल के हम भी नहीं चलते, बिना सेल के प्लांट भी नहीं चलते। ना तो प्लांट चलते हैं ना एनिमल चलते हैं अगर सेल क्या हो जाए? खत्म हो जाए, मतलब पूरी तरीके से मिट जाए। तो सेल का बनना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उम्मीद करता हूं तुम्हें सेल की ताकत का धीरे धीरे अंदाजा हो रहा होगा। अब क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले सेल के बारे में किसने बताया था? तो तुमने बोला कि सर रॉबर्ट हुक ने बताया था। मैंने पूछा कब बताया था? तो तुमने बोला 1665 में बताया था। मैं पूछूंगा कहां पर? आखिर वो कौन सा सब्सटेंस था, आखिर वो कौन सा सब्सटेंस था जिसमें इस बंदे ने सेल को खोजा, जिसमें इस बंदे ने किस चीज को खोजा था? सेल को खोजा था। तो ध्यान से सुनना। तुमने पेड़ देखे? पेड़ भाई देखे होंगे, पेड़ जिंदगी में पेड़ नहीं देखे क्या? पेड़ देखे होंगे। मैं बात कर रहा हूं उन पेड़ों की जो बहुत ही पुराने और मोटे पेड़ होते हैं। तुमने देखा होगा जो पुराने और मोटे पेड़ होते हैं ना, उनके ऊपर की जो लकड़ी होती है वो सूख जाती है, टिक्कर सी हो जाती है ना, छिलके से उतरने लगते हैं। लकड़ी के वो जो होते हैं ना टिक्कर से, अगर नखून से ऐसे उखाड़ो, भाई लकड़ी होती है, बहुत बड़ा पेड़ है मान लो, तो उसके ना साइडों से छिलके से उतरने लगते हैं। तो अगर मैं हल्का सा ऐसे करूं ना तो उखड़ जाती है, उस पे से ना एक पपड़ी सी उखड़ जाती है। तो वो जो टुकड़ा सा निकलता है ना,
ये नए पेड़ की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है पुराने पेड़ की। जो पेड़ बहुत ही पुराना होता है उस पेड़ की बात मैं कर रहा हूं। बहुत पुराने का मतलब ये नहीं कि 1000 साल पुराना है। पेड़ पुराने की बात मैं कर रहा हूं, 2-3 साल पुराना हो, 2-3 साल थोड़ा कम हो गया, कम से कम 30-40 साल पुराना पेड़ होना चाहिए, उसमें ये छिलके से उतरने लगते हैं। कभी कभी नए पेड़ में भी उतर, खैर बात बहस ये नहीं कर रहे हैं कि नए में उतरते हैं छिलके, पुराने में छिलके उतरते हैं, है ना। यहाँ पे छिलके नहीं उतारने चाहिए हमें इतने। तो मुद्दे की बात यह है कि वो जो लकड़ी का जो टुकड़ा होता है ना, वो ऊपर की जो खाल होती है, जो पेड़ के ऊपर की छाल होती है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बार्क। क्या बोलते हैं? बार्क। और उस बार्क के अंदर से जो लकड़ी निकलती है उस लकड़ी को बोला जाता है कोर्क। देखो बोर्ड पे, पेड़ के बिल्कुल ऊपर की वो जो होती है छाल, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बार्क। जब बार्क को खोला जाता है तो बार्क के अंदर से निकलता है कोर्क। क्या बोला जाता है? कोर्क। और रॉबर्ट हुक ने कोर्क के अंदर ही किस चीज को खोजा था? सेल को। अब तुम कहोगे इसके अंदर कैसे खोजा, उसको कैसे पता चला? भाई साइंटिस्ट है, तुम लोग की तरह मूर्ख थोड़ी ना है, समझ रहे हो ना। तो वो उसका प्रोसेस था। मुद्दे की बात हमारे लिए क्या है? हमारे लिए मुद्दे की बात ये है कि सेल को किस में खोजा गया था? कोर्क में। कोर्क क्या होता है? जो हमें बार्क से मिलता है। बार्क क्या होता है? ट्री के ऊपर का हिस्सा। ट्री के ऊपर का हिस्सा। अब तुम समझ गए होंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे नोट, और नोट में लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट। और फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे? लिखो, कोर्क के बारे में बताऊंगा। नंबर 1 पॉइंट किसके बारे में बताऊंगा? कोर्क के बारे में। तो बेसिकली कोर्क हमें किससे मिलता है? बार्क से मिलता है। बार्क हमें किससे मिलता है? ट्री से मिलता है। ट्री हमें कहां से मिलता है? भाई उगाना पड़ता है, हवा में से तोड़ के नहीं लाते हैं ट्री। तो लिखो नंबर 1 में, नोट के अंदर लिखो, कोर्क इज अ सब्सटेंस, कोर्क इज अ सब्सटेंस, इज अ, क्या होता है ये? सब्सटेंस होता है भाई, चॉकलेट थोड़ी ना होती है। कॉर्क इज अ सब्सटेंस। कहां से मिलता है हमें ये सब्सटेंस? कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम, विच कम्स फ्रॉम, कम्स फ्रॉम, कहां से मिलता है? कम्स फ्रॉम बार्क ऑफ अ ट्री। बोर्ड पे लिखा हुआ है बार्क। विच कम्स फ्रॉम बार्क ऑफ अ ट्री, बार्क ऑफ अ ट्री, है ना। ट्री की बार्क से हमें क्या मिलता है? कोर्क मिलता है। कम्स फ्रॉम बार्क ऑफ अ ट्री, ठीक है। अब लिखो नंबर 2। नंबर 2 लिखो। तो नंबर 2 में मैं बात करूंगा कि सबसे पहले सेल को किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने खोजा। कब खोजा? 1665 में। किसके अंदर खोजा? कोर्क के अंदर खोजा। समझ में आ रहा है ना? देखो, किसने? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में। किसके अंदर? कोर्क के अंदर। कोर्क कहां से मिलता है? बार्क से मिलता है। बार्क कहां से मिलता है? पेड़ के ऊपर चिपका हुआ होता है। तो नंबर 2 में लिखो, नोट के अंदर ही चल रहा है, ठीक है। तो लिखो नंबर 2 के अंदर, इन 1665, नोट के अंदर ही चल रहा है सारा मामला। इन 1665 रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक मेड, MADE, MADE, मेड, रॉबर्ट हुक मेड दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉर्क। ये जो कॉर्क की ऑब्जर्वेशन थी किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। तुमने नहीं करी थी, तुम्हारे बस की नहीं, तुम लोग पढ़ लो, यही बहुत है। मेड दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉर्क, मेड दिस ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन की स्पेलिंग लिख देता हूं भाई, तुम लोग भी क्या याद रखोगे। मेड दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉर्क
इस कॉर्क की ऑब्जर्वेशन किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक मेड दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉर्क थ्रू माइक्रोस्कोप, थ्रू माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के थ्रू। भाई बहुत छोटा होता है ये, है ना, दिखता भी नहीं है, तो माइक्रोस्कोप के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। थ्रू माइक्रोस्कोप। और इस ऑब्जर्वेशन के बाद उसने इसको क्या नाम दिया? सेल। तो लिखो थ्रू माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस। उसने देखा था कि कॉर्क के अंदर है ना ऐसे ये बने हुए थे, कॉर्क के अंदर क्या बने हुए थे? ये बने हुए थे। तो उसने देखा कि यार ये कैसा स्ट्रक्चर है, मतलब छोटे छोटे उसमें क्या बने हुए थे? बॉक्स बने हुए थे। छोटे छोटे क्या बने हुए थे उसके अंदर? बॉक्स बने हुए थे। और उसने इन्हीं बॉक्सों को क्या नाम दिया था? सेल। तो लिखो रॉबर्ट हुक कॉल्ड, CALLED, कॉल्ड, रॉबर्ट हुक कॉल्ड these boxes, Robert Hooke called these boxes cells. Robert Hooke called these boxes cells. तो उन्होंने इसको क्या नेम दे दिया भाई? सेल। these boxes cells, है ना। तो बेसिकली सेल के बारे में हमें रफ आइडिया हो गया है, इतना तो हम समझ ही गए हैं कि सेल तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। बिना सेल के कुछ गुजारा नहीं है हमारा, बिना सेल के कुछ गुजारा नहीं है। अगर हम जो भी काम कर पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी बदौलत कर पा रहे हैं? सेल की बदौलत कर पा रहे हैं। अगर हमारा साइज इतना बड़ा है तो सेल की वजह से है। बैक्टीरिया देखा है कभी? बैक्टीरिया को किसी ने नहीं देखा। क्वेश्चन ये है कि क्या बैक्टीरिया को देखा नहीं है किसी ने, क्या उसमें भी सेल होता है? मैं बोलूंगा हर वो चीज जिसके अंदर लिविंग नेचर है, जिसके अंदर जान है, सबके अंदर सेल है। किसी में कम है तो किसी में ज्यादा है। बैक्टीरिया में एक सेल होता है इसलिए दिखता तक नहीं है। एक छोटा सा मच्छर होता है ना, मच्छर घर में उड़ते हैं भाई, मच्छर काट लेते हैं कभी कभी, है ना। तो उस मच्छर के अंदर भी 800-900 सेल होते हैं, 800-900 से भी ज्यादा निकलेंगे। बल्कि घर में चींटी होती है ना, चींटी, कम से कम 1500-1000 के आसपास तो सेल उसी में होते हैं। अब तुम अंदाजा लगा लो हमारे अंदर कितने होंगे। मतलब जो चींटी थी छोटी सी है, 1000-10,000 सेल्स, और जो जो हम इतना बड़े हैं हमारे अंदर कितने होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सेल की वजह से ही स्ट्रक्चर छोटा होता है, सेल की वजह से ही बॉडी का स्ट्रक्चर बड़ा होता है। एलिफेंट तो हमसे भी बड़ा है, उसके अंदर तो दुनिया भर के सेल हैं। लायन बहुत ही शानदार जानवर है, उसके अंदर भी सेल्स होते हैं। बैक्टीरिया दिखता नहीं है, एक ही सेल होता है। अमीबा दिखता नहीं है, एक ही सेल होता है। प्लाज्मोडियम दिखता नहीं है, एक ही सेल होता है। अब तुम सोच रहे होंगे ऐसे तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो दिखते नहीं है। बिल्कुल, सबके अंदर एक सेल होता है? नहीं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज्यादा होते हैं, वो फिर भी नहीं दिखते। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो। ठीक है, तो कुल मिलाकर एक बात तो समझ में आ गई कि सेल की वजह से ही ऑर्गेनिज्म छोटा होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा, और सेल की वजह से ही ऑर्गेनिज्म बहुत ही ज्यादा क्या होता है? बड़ा होता है। ये सेल ही है जिसकी वजह से छोटा साइज, और ये सेल ही है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म का बड़ा साइज। इसका मतलब ये हुआ कि सेल ही बॉडी का क्या डिसाइड करता है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होता है ना हुलिया, स्ट्रक्चर कहने का मतलब संरचना, हमारी बॉडी की संरचना, हमारी बॉडी का ढांचा। तो ढांचा भी कौन डिसाइड करता है? सेल। अच्छा मुझे बताओ, शरीर को बनाने का काम भी सेल कर रहा है और शरीर से काम करवाने का काम भी सेल कर रहा है। तो सेल ही स्ट्रक्चर डिसाइड करता है, और सेल की वजह से ही हमारी बॉडी क्या कर पाती है? फंक्शन कर पाती है। अगर मैंने बताया था ना हमारी बॉडी के सेल्स डेड हो जाए तो हम मूव करना बंद कर देंगे, हम हिलना बंद कर देंगे, हमारी बॉडी एक ही जगह पड़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि सेल ही नहीं है। सेल नहीं है तो फंक्शन कहां से करेंगे? हमारा शरीर सिकुड़ने लगेगा, सड़ने लगेगा। तुमने देखा होगा जब शरीर मर जाता है
तो बॉडी को अगर जलाए ना तो लंबे समय के बाद जो है सड़ने लगेगी। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर सेल तो खत्म, मरते के साथ ही बॉडी के सारे सेल्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं और बॉडी हमारी सड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि बॉडी का स्ट्रक्चर कौन बना रहा था? सेल बना रहा था, और अब वो सेल जिंदा नहीं है। तो जब सेल ही जिंदा नहीं है तो तुम्हारा शरीर ज्यादा समय तक टिका नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब निकलेगी सेल की डेफिनेशन। हाँ, नोट चल रहा था, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, उसके बाद एक डॉट बना दो। डॉट के अंदर लिखनी है डेफिनेशन। डॉट के अंदर क्या लिखनी है? डेफिनेशन। तो डेफिनेशन की स्पेलिंग लिख लेना, कुछ बच्चे गलत कर देते हैं डेफिनेशन की स्पेलिंग अक्सर। तो डेफिनेशन के अंदर लिखो कि आखिर सेल की डेफिनेशन क्या होती है। तो मुझे बताओ, सेल क्या हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है? साथ में बोला करो। तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए, मैं पूछ सकता हूं, और मुझे मालूम है मैं अक्सर पूछता हूं। ठीक है, तो सेल ही क्या होती है? स्ट्रक्चरल, और सेल ही क्या होती है? फंक्शनल। लिखो डेफिनेशन, फिर लिखो। हाँ, डेफिनेशन के आगे लिखो, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल लिख लोगे ना भाई? बहुत ही सिंपल है, लिख देता हूं चलो मैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, मतलब सेल की वजह से ही हमारा स्ट्रक्चर और सेल की वजह से ही हम फंक्शन कर पाते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो भी है सेल की बदौलत ही है। ठीक है, अच्छा, तो अभी मैंने बताया कि सेल सब में होते हैं, किसी में बहुत सारे होते हैं और किसी में एक होता है। एक, बहुत सारे, एक, बहुत सारे, ये करता रहूं क्या मैं? है ना? देखो, जिनके अंदर सिर्फ एक सेल होता है, जिनके अंदर सिर्फ एक सेल होता है, एक, इसलिए उनको बोला जाता है यूनिसेलुलर। कैसे ऑर्गेनिज्म बोला जाता है उनको? यूनिसेलुलर। देखो, यूनि का मतलब होता है एक, और सेलुलर मतलब सेल, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर कितने सेल होते हैं? एक सेल होता है। बोलो मेरे साथ, जिनके अंदर कितने सेल होते हैं? एक सेल होता है। अब बात करते हैं जिनमें एक से ज्यादा होते हैं। 2, 200, 2000, 2 करोड़, 20 लाख, जितने मर्जी हो, लेकिन एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो, मतलब मैनी सेल्स। जिनके अंदर कितने होते हैं? मैनी सेल्स, बहुत सारे होते हैं, तो उनको बोला जाता है मल्टी सेलुलर। मतलब जिनके अंदर बहुत सारे सेल हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब तुम समझ गए होंगे चैप्टर का अगला मेन हेडिंग कौन सा आएगा। तो नेक्स्ट मेन हेडिंग डालो, हेडिंग यही है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो लिखो नंबर 1। सबसे पहले किसके बारे में लिखाऊंगा? यूनिसेलुलर। अब तुम कहोगे ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ एक ही सेल होता है? अब ये भी बताए थे, कुछ एग्जांपल तो मैंने अभी दे दिए। मैंने बोला था अमीबा एक सेल होता है, बैक्टीरिया एक सेल होता है, प्लाज्मोडियम एक सेल होता है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिनमें कितने सेल होते हैं? सिर्फ एक सेल होता है। तो क्या ये दिखाई देते हैं? नहीं दिखते। तो लिखो नंबर 1 में, पहले मैं लिखाऊंगा यूनिसेलुलर के बारे में। तो नंबर 1 में लिखो, डायरेक्ट डेफिनेशन लिखो ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो एक सेल से बनते हैं यूनिसेलुलर, जो एक सेल से बनते हैं यूनिसेलुलर, और जो बहुत सारे सेल से बनते हैं मल्टीसेलुलर। ठीक है, तो लिखो ऑर्गेनिजम्स विच आर organisms
which are made up of, बोर्ड पे लिखा हुआ है, which are made up of, जो किससे बने हुए होते हैं, एक सेल से, तो लिखो organisms which are made up of single cell, organisms which are made up of single cell are called as unicellular organisms. क्या बोला जाता है उनको, are called as unicellular organisms. unicellular organisms are called as unicellular organisms, है ना. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बनते हैं, जिनकी किस्मत एक सेल पर डिपेंड करती है, उनको क्या बोला जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. अब कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, है ना. लिखो फॉर एग्जांपल, इसी के आगे, फॉर एग्जांपल अमीबा. फॉर एग्जांपल अमीबा सुना है, कोई बात नहीं, नहीं सुना है तो अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं सुनी है ना. बस इतना ध्यान रखो, एक सेल होता है. अमीबा कहने का मतलब एक सेल होता है. कई बार पेपर में आ चुका है, एक सेल वाले का ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल बताइए, तो अमीबा बता देना. अमीबा कोमा क्लेमिडोमोनस, ये तो बिल्कुल नहीं सुना होगा, क्लेमिडोमोनस. अब ये क्या होता है, देखो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे दुनिया भर के होते हैं, दुनिया भर के होते हैं, ठीक है. सबको नहीं पढ़ाएंगे, बस इतना ध्यान रखो, इसमें भी कितने सेल होते हैं, एक सेल होता है. कितने सेल होते हैं इसमें भी, क्लेमिडोमोनस में एक सेल. बोलो जरा एक बार, क्लेमिडोमोनस बोलो मेरे साथ, क्लेमिडोमोनस, ठीक है. हाँ, एक और लिखो, ये सुना होगा, पैरामीशियम. पैरामीशियम, है ना. ध्यान से स्पेलिंग दिख लेना भाई, इस बारे मैंने बोला नहीं है, बोर्ड पर ही लिख दिया खुद ही, है ना, ताकि तुम लोगों को स्पेलिंग लिखने में किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो. लेकिन उसके बाद अगर गलत लिखोगे तो गलत बात है. और लास्ट में लिख लो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ना, फिर कर देना एक्सेट्रा, क्योंकि और भी बहुत सारे होते हैं. बैक्टीरिया के बाद एक्सेट्रा कर लो. एक्सेट्रा. अब लिखो नंबर 2. अब हम बात करेंगे, देखो अभी मैंने बोला था ये वो ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल से बनते हैं, ये वो ऑर्गेनिज्म है जो कितने सेल से बनते हैं, एक सेल से बनते हैं. अब वो ऑर्गेनिज्म लिखाऊंगा जो एक से ज्यादा से बनते हैं, मतलब बहुत सारे सेल से बनते हैं. तो लिखो ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ, ऑर्गेनिजम्स which are made up of many cells, which are made up of many cells, which are made up of many cells, जो कई सारे सेल से बनते हैं, which are made up of many cells, are called as multicellular organisms, are called as multicellular organisms. are called as multicellular organisms. इसके भी कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, है ना. इसके तो दुनिया भर के हैं. हमारी बॉडी क्या है, एक सेल वाली है, मल्टी अनगिनत है, दुनिया भर के सेल है अपनी बॉडी में. मेरी बॉडी में, तुम्हारी बॉडी में, कुत्ते की, बिल्ली की, शेर की, हाथी की, मच्छर की, चूहे की, ठीक है, इन सब में दुनिया भर के सेल होते हैं. तो लिख लो फटाफट से करके. लिखो फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, सबसे पहले हम अपनी बात करेंगे भाई. लिखो फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, कॉमा कैट,
कैट होती है ना बिल्ली, कभी देखी है बिल्ली जिंदगी में? कैट, कॉमा फंजाई। अब तुम कहोगे ये क्या चीज आ गई फंजाई? तो देखो, वैसे तो इसके बारे में तुम डीपली पता है चैप्टर 7 में पढ़ोगे, फंजाई के बारे में चैप्टर 7 में पढ़ोगे, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। तुमने देखा होगा जो ब्रेड वगैरह होती है, ब्रेड होती है ना खाने की ब्रेड, ब्रेड या रोटी या कुछ ऐसा जो ऑयली है, ठीक है, उस पर है ना अक्सर क्या होती है, फफूंदी लग जाती है, अचार में भी लग जाती है। फफूंदी किस में लग जाती है? अचार में भी लग जाती है। ये जो फफूंदी लगती है ना, जर्नल भाषा में क्या बोलते हैं? फफूंदी लगना। और साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं? फंजाई। समझ में आ गया? अब तुम कहोगे क्या उसमें भी जान होती है? मैं बोलूंगा हाँ होती है। तुम बोलोगे उसमें सेल होते हैं? मैं बोलूंगा बिल्कुल होते हैं। तुम बोलोगे बहुत सारे होते हैं, भाई बिल्कुल, तभी तो किस में लिखवा रहा हूं? मल्टी में लिखवा रहा हूं, वरना किस में लिखवाता? यूनी में लिखवाता, है ना। मल्टी सेलुलर होती है फंजाई भी, दुनिया भर के सेल्स होते हैं। तो लिखो फंजाई कॉमा प्लांट्स एंड एनिमल्स, कैट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इनके अंदर दुनिया भर के सेल्स होते हैं और ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर मतलब इनके अंदर काम करने के लिए एक सेल नहीं, दुनिया भर के सेल होते हैं। तो दुनिया भर का मैं बार बार शब्द बोल रहा हूं, इसका मतलब बहुत सारे, दुनिया भर का मतलब बहुत ही ज्यादा, ठीक है। अब है ना 2 पॉइंट लिखो नोट के अंदर। मैंने तुम्हें कई सारे ऑर्गेनिज्म बताए, लेकिन पेपर में आ जाता है उस सेल का नाम बताइए जो अपनी शेप बदलता रहता है। उस सेल का नाम बताइए जो अपनी शेप बदलता रहता है। मुझे बताओ यूनिसेलुलर में मैंने अमीबा लिखवाया था ना, देखो जरा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मैंने तुम्हें क्या लिखवाया है? अमीबा लिखवाया है। और अमीबा के अंदर खासियत पाई जाती है कि ये अपनी शेप बदल लेता है। ये समय के साथ क्या करता है? अपनी शेप बदल लेता है। तो लिखो नोट के अंदर, जब शेप बदल लेता है तो अच्छी बात है भाई, बदल ले, हमारा क्या जा रहा है ना। तो लिखो नोट के अंदर, सम सेल्स हैव चेंज देयर शेप। सम सेल्स, कुछ सेल ऐसे होते हैं जो अपनी शेप बदल लेते हैं। सम सेल्स हैव चेंज देयर शेप, change their shape. For example, amoeba. For example, amoeba. तो ये अपनी शेप बदलने में माहिर होते हैं। Some cells have changed their shape. For example, amoeba. तो अमीबा अपनी शेप बदलने में माहिर है, इसे कोई रोकने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। तो कई बार पेपर में आ जाता है कि उस सेल का नाम बताइए जो अपनी शेप बदल लेता है, तो तुम्हें बता देना है अमीबा। अब लिखो नोट नंबर 2 के अंदर, तो कई बार पेपर में आ जाता है कि उस सेल का नाम बताइए जिसका स्ट्रक्चर बहुत डिफिकल्ट होता है। जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? डिफिकल्ट होता है। तो तुम्हें उस सेल का नाम बताना है। अब तो मैं तुम्हें बता देता हूं, अपनी, अगर तुम लोगों के पास बुक है तो बुक खोल लो। बुक के अंदर है ना एक सेल बना हुआ है, नर्व सेल। ये हमारे ब्रेन से स्टार्ट